125 crore rupees, that's a single day loss caused to IT firms in Bengaluru owing to the flooding. मंथ के फर्स्ट वीक में बेंगलुरु की बहुत सारी आईटी कंपनियों ने वहाँ के सीएम बंसराज गमानी को लेटर लिख के बताया कि सितंबर में आए बाढ़ की वजह से उनका 225 करोड़ का लॉस हो गया। बिकॉज ऑफ 30 सितंबर में जो बाढ़ आई उसकी वजह से वहाँ के एम्प्लॉय लोग काम पे नहीं पहुंच पाए और काम पे ना पहुंचने की वजह से कंपनी को 225 करोड़ का लॉस सफर करना पड़ा। तो उसको जो बेंगलुरु में बाढ़ आया उसका मेन रीजन हैवी रेन नहीं है, उसका मेन रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया होता तो पानी अपने रास्ते से निकल जाता और ये बाढ़ फेस नहीं करना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेंगलुरु एक आईटी हब है, वहाँ मोस्ट ऑफ सारी कंपनियां आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर की सर्विस ही प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट पर ईयर 22 मिलियन US$ का रेवेन्यू जनरेट करती है आईटी कंपनी, जो कि 32% है बेंगलुरु की जीडीपी का। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बेंगलुरु के ग्रोथ में। फिर आज के समय में इंडियन आईटी सेक्टर काफी ग्रोथ कर चुका है और ये इंडियन इकोनॉमिक में 8% कंट्रीब्यूट करता है। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया का रैंक 46 आता है आईटी सेक्टर में, और ये रैंक 2015 में 76 था। तो मतलब इन 5 से 6 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया हमने आईटी सेक्टर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में, इसका पास्ट कैसा है और इसका फ्यूचर क्या होगा और करंट सिचुएशन क्या है आईटी सेक्टर का इंडिया में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में ऑल ओवर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो आईटी सेक्टर $45 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करके देती है बेंगलुरु गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए तो वो डायरेक्टली 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट देती है और इनडायरेक्टली 30 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है बेंगलुरु में। बात करते हैं ओवरऑल इंडिया की, तो अगर इंडिया की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 227 बिलियन US$ का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए तो ये 41 लाख एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जनरेट करती है और इनडायरेक्टली 1.2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में। इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंडिया का जो आईटी सेक्टर से मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेन एक्सपोर्ट करके ही होता है। हमारा मेन कस्टमर यूएसए और यूरोपियन कंट्री है जो हमसे सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज लेती है। अब हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर का इंडिया में न्यू किसने रखी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो खैर इंडिया में आईटी सेक्टर की शुरुआत के पीछे ग्रेट कंपनी और ग्रेट लीडर्स का हाथ है। दरअसल जीआरडी टाटा और फकीर चंद कोहली ने मिलकर मुंबई में 1967 में टीसीएस की स्थापना की थी। टीसीएस एक पहली कंपनी थी इंडिया में जो आईटी सेक्टर और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अगर बात करें इसकी करंट वैल्यूएशन की, तो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो $200 बिलियन का वैल्यूएशन को क्रॉस की है और साथ ही साथ ये 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड। 1967 में टीसीएस की स्थापना हुई। तो उस समय गवर्नमेंट आईटी सेक्टर के ओरिएंटेड नहीं थी, बिकॉज उस समय गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइक पॉवर्टी और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चैलेंजेस पे ज़्यादा फोकस करी थी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर पे कुछ फोकस नहीं करी थी। पर 1998 से लेकर 2004 के बीच में जो वाजपेयी सरकार आई थी, उन्होंने आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन किया और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल टास्क फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी की भी स्थापना की, जिनका मेन काम आईटी सेक्टर को ग्रोथ करना था इंडिया में। गवर्नमेंट के इन प्रयासों के कारण आईटी सेक्टर को बूम मिला और जिसके बाद विप्रो, इन्फोसिस और आईबीएम जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां इंडिया में खड़ी होने लगी। आईटी सेक्टर के फ्यूचर के बाद आईटी सेक्टर में सक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूपीआई एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि यूएसए और यूरोप जैसे अदर कंट्री आज भी ट्रेडिशनल मेथड से पेमेंट करते हैं, वीज़ा और कार्ड स्वाइप करने के बाद पेमेंट करते हैं। पर इंडिया में आप कहीं भी क्यूआर कोड स्कैन करके इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री, और ये बहुत ही सेफ और क्विक मेथड है। यूपीआई सिस्टम को धीरे धीरे सिंगापुर, नेपाल और थाईलैंड जैसे अदर कंट्री धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है, जिससे इंडिया का आईटी सेक्टर में डोमिनेंस बढ़ेगा। अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की फ्यूचर चेंजेस की, तो आईटी सेक्टर धीरे धीरे क्लिक और बटन से शिफ्ट होकर वॉइस और थॉट पे जा रहा है। आजकल आईटी सेक्टर ऐसे से चीज़ बनाना, फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा से अगर आप बोल के कुछ भी कमांड देते हो तो इमीडिएटली कमांड को फुलफिल करता है। जैसे आप बोलोगे कि साउंड म्यूजिक चालू करो तो म्यूजिक बजा देता है। तो धीरे धीरे बहुत सारी आईटी कंपनी अब थॉट प्रोसेस पे जा रही है कि आप जैसे सोचो वैसे ही उसको कमांड मिल जाए और वो इमीडिएटली हो जाए। आने वाले फ्यूचर में एआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। फॉर एग्जांपल अगर हम एआई को समझने की कोशिश करें तो अगर आप गूगल पे जाके iPhone 14 सर्च करते हो, ठीक है, तो आप फिर अदर सर्वर पे या अदर वेबसाइट पे जाओगे ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, तो आपको iPhone 14 का एडवर्टाइजमेंट देखने मिलेगा। तो वो सब कैसे होता है, ये सब बिकॉज ऑफ एआई की वजह से ही होता है। एआई आपको एनालाइज करता है कि आप किस साइट पे जा रहे हो, किस पे जा रहे हो, तो पूरा डेटा उसके पास रहता है। तो उसे पता रहता है कि क्या कौन सा पर्सन क्या सर्च कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसे उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। मोस्टली बिजनेस कंपनी को ही फायदा होगा, बिकॉज इन्हें अपने कस्टमर को टारगेट करने में इजी पड़ेगा।